नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 3 तक अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर वो देख लें, फिर आपको यहाँ से समझ अच्छी बन जाएगी। और कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, आपका सवाल 100% लड़ने वाला और आप गर्दा उड़ाने वाला हो, धूला धूला करने वाला हो और आग लगाने वाले हो इलेक्ट्रिकल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल आज का। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ए पंप इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन ए सप्लाई 30% लोअर देन इट्स रेटेड वोल्टेज। बोल रहा है कि जो हमारा एक पंप है इंडक्शन मोटर का, उसमें हम लोग 30% लोअर, मतलब जितना उसका रेटिंग है उससे कम रेटिंग का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 30% कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 70% वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इट्स रेटेड वोल्टेज हो गया, द पंप रन व्हाट विल बी इवेंचुअली हैपन। बोल रहा है कि पंप जो रन करेगा तो क्या होगा अचानक, इट विल। तो अगर हम लोग 30% वोल्टेज को घटा देंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो सप्लाई देंगे ना, तो उसमें अगर वोल्टेज घटा रहे तो करंट बढ़ेगा ही हमारा। तो करंट बढ़ेगा तो वाइंडिंग को डैमेज करेगा, वाइंडिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस, और जब करंट बढ़ जाएगा तो I2R लॉस ज़्यादा होने लगेगा, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा और वाइंडिंग को जला देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गेट हीटेड एंड सब्सिक्वेंटली गेट डैमेज। तो 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब 57 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 5 HP का एक मोटर है, 50 हर्ट्स 3 फेज 440 वोल्ट का एक मोटर है, मतलब ये रेटिंग दिया हुआ इंडक्शन मोटर है, ठीक है। बोल रहा है कि 5 HP 50 हर्ट्स 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर आर अवेलेबल फॉर द फ्लोइंग RPM, विच मोटर विल बी द कॉस्टलीस्ट। बोल रहा है कि कौन सा मोटर महंगा होगा, मतलब 5 HP का एक मोटर है और उसका फ्रीक्वेंसी रेटिंग दिया हुआ है। तो उसका आरपीएम बोल रहा है कि इन चारों आरपीएम में से कौन सा आरपीएम का मोटर जो है वो महंगा होगा। तो हम लोगों ने कल बात किया था, जिसका स्पीड ज़्यादा होता है, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका कॉस्ट कम होता है, और जिसका स्पीड कम होगा ना उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो जिस देखिए यहाँ पे कौन सा आरपीएम हमारा कम है, तो 730 आरपीएम कम है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। तो 57 का आंसर हो जाएगा ये। और क्यों ज़्यादा होगा कम होगा, कल का वीडियो देखिए आराम से समझ में आएगा। क्योंकि एनएस का फार्मूला में देखिए, पोल आता है एनएस का फार्मूला में 120F/P। तो पोल का संख्या बढ़ाएंगे तो एनएस घटेगा, तो पोल का संख्या बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा ही ना। अब देखिए 58 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, ए थ्री फेज स्लिप रिंग हैज़। बोल रहा है कि थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर हैज़ क्या होता है। अब स्लिप रिंग लगा दिया है, स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग कहाँ लगता है, स्लिप रिंग वहाँ लगता है जहाँ वायर का यूज करते हैं। तो वायर का यूज कहाँ करते हैं, बाउंड रोटर में करते हैं। तो हमारा 58 का आंसर हो जाएगा बी। बार बार चर्चा कर चुके हैं इसका, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आसानी से समझ में आएगा। 59 नंबर सवाल पूछ रहा है, द टॉर्क डेवलप इन एन इंडक्शन मोटर इज़ नियरली प्रोपोर्शनल टू। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वह वोल्टेज का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो टॉर्क का 4 फार्मूला लिखवाए थे सेकंड वीडियो में, वो नोट डाउन करके अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 59 का हो जाएगा हमारा सी। 60 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो इंडक्शन मोटर में करते हैं, तो हम लोग क्या उसमें से डिटरमाइन नहीं करते, मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए तो उसमें से हम लोग कॉपर लॉस का डिटरमाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का डिटरमाइन करते हैं, पावर स्केल ऑफ सर्किट डायग्राम का ये डिटरमाइन करते हैं। लेकिन विंडेज लॉस हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट के द्वारा डिटरमाइन नहीं करते। तो 60 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, विंडेज लॉस का नहीं करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा। 61 सवाल देखिए क्या पूछा, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बोल रहा है कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, आयरन लॉस इन स्टेटर विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इन द रोटर। बोल रहा है कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, आयरन लॉस जो होता है स्टेटर में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोटर। क्योंकि स्टेटर का पार्ट रोटर की तुलना में बहुत बड़ा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू रोटर आयरन का यूज किया हुआ रहता है, ठीक ना। तो इसलिए वहाँ पे लॉस ज़्यादा होता है। तो हमारा 61 का आंसर हो जाएगा डी, आयरन लॉस इन स्टेटर विल बी मोर देन द रोटर। तो 61 का हो गया डी। 62 का देखिए, आज हम लोग इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल बहुत बारीकी से 2-3 वीडियो में बारीकी से डिस्कस किया है, तो हमारा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन घट रहा है, ठीक ना। तो इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर
क्योंकि इसका डिस्कशन पहले कर चुके हैं, जो हमको लगे कि कोई नया सवाल है तो उसका डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। तो उसके बाद देखिए पूछ रहा 62 नंबर सवाल, इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर प्लगिंग मीन्स, प्लगिंग का मतलब क्या होता है। जैसे ये मोटर है, थ्री फेज वाला मोटर है, तो प्लगिंग जैसे मान लीजिए RYB है, ठीक। तो अगर हम लोग RYB सप्लाई दिए हुए हैं तो प्लगिंग जब करना होगा ना तो क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मतलब R को Y में जोड़ देंगे और Y को R में। मतलब अभी तो स्टार्टिंग में RYB ही कनेक्शन दिए हुए हैं, तो जब हम लोग प्लगिंग करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे R लगा देंगे, यहाँ R लगा देंगे और यहाँ Y कर देंगे। मतलब हम लोग सप्लाई को इंटरचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को प्लगिंग बोलते हैं, ठीक। और इसका चर्चा हम लोग मोटर DC मोटर में किया है। अगर आप कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं तो आपका सवाल हम नहीं भी बताएंगे तो भी आप बनाइएगा। तो आप इलेक्ट्रिकल में गर्दा उड़ाने वाले हैं, ठीक ना। चैनल के साथ सिर्फ बने रहिए, आपका सवाल धुआंधार उड़ने वाला है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, देखिए कितना एक सवाल टच होगा आपका सिर्फ। और आप लोगों ने में से किसी ने भी विजाग स्टील का अगर एग्ज़ाम दिया है तो अगर कोई भी सवाल आपको याद है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि विजाग स्टील में मेरे द्वारा पढ़ाया गया मशीन से बहुत सारा सवाल लड़ा था। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो विजाग स्टील में मशीन से जितना भी सवाल आया होगा आप आसानी से बनाए होंगे। जैसे न्यूमेरिकल वगैरह आया था, कितना आसानी और शॉर्ट शॉर्ट था जो मैंने बताया है आपको। अब देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लगिंग का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग टू सप्लाई फेज फॉर क्विक स्टॉपिंग। मतलब दो जो फेज होता है उसको इंटरचेंजिंग करते हैं क्विक स्टॉप करने के लिए मोटर को, ठीक। तो इसके बारे में हम लोगों ने कहाँ चर्चा किया था, हम लोगों ने DC मोटर में चर्चा किया है। तो अगर आप कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं तो कितना ईजी से बनेगा ये सारा सवाल। अब हमारा उसके बाद 63 सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द सर्किल डायग्राम फॉर एन इंडक्शन मोटर। बोल रहे हैं इंडक्शन मोटर में जो सर्किल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक ना, सर्किल डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है, ड्रॉ करते हैं इंडक्शन मोटर में। तो वो किसके मतलब हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसमें, हम लोग को ब्लॉक रोटर टेस्ट चाहिए, नो लोड टेस्ट चाहिए, ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट चाहिए, या ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट एंड स्टार्टर रेजिस्टेंस टेस्ट। तो हम लोग को अगर सर्किल डायग्राम ड्रॉ करना है ना तो हम लोग को ब्लॉक रोटर टेस्ट चाहिए, नो लोड टेस्ट चाहिए और स्टार्टर रेजिस्टेंस टेस्ट चाहिए। तो 63 का आंसर हो जाएगा D। और 64 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा है, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर सम टाइम्स कॉपर बार आर प्लेस डीप इन द रोटर टू। बोल रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कभी कभी हम लोग कॉपर बार को डीप में प्लेस करते हैं, ठीक। क्यों, तो क्योंकि हम लोग को उस टाइम क्या चाहिए होता है ज़्यादा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 का, हम लोग को अगर टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करना है ना तो कॉपर वायर को डीप में प्लेस्ड करना पड़ेगा, ठीक। तो 64 का आंसर हो जाएगा A। 65 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, बोल रहा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज हाई। तो देखिए ये सवाल कल भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर रनिंग कंडीशन में है तो उसका स्टार्टिंग में पावर फैक्टर लो होता है, रनिंग टाइम में पावर फैक्टर बढ़ता है फिर घटने लगता है, ठीक। तो पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज लो, ठीक, एज कम्पेयर टू रनिंग। तो क्योंकि पावर फैक्टर देखिए स्लिप स्टार्टिंग में स्लिप हाई रहता है और रनिंग कंडीशन में स्लिप घटने लगता है, मतलब एक से नीचे जीरो की ओर जाने लगता है। तो हमारा फार्मूला में पावर फैक्टर का फार्मूला कल हम लोग बताए थे आपको कि R2 अपॉन, तो हम लोग का पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R2 अपन मतलब R/Z बोलते हैं, तो Z की जगह क्या लिखेंगे, R2² प्लस SX2, मतलब रनिंग कंडीशन में जब होगा। तो स्लिप जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे कॉस वैल्यू बढ़ता जाता है, तो रनिंग कंडीशन में स्लिप घटता है तो कॉस बढ़ता जाता है, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 का B। और देखिए ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मतलब ये मैन फार्मूला है, मतलब जब हम लोग DC मोटर को इंडक्शन मोटर से कंपेयर करते हैं ना, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क क्या होता है 5 × IA होता था DC मोटर में, यहाँ कॉस जीरो होता था, ठीक। लेकिन AC मोटर में क्या होता है 5 × IA की जगह I2 हो जाता है और cos 5 हो जाता है, ठीक। और 5 की जगह हम लोग यहाँ पे E2 लिखते हैं, मतलब E2 5 से जनरेट होता है हमारा इंडक्शन मोटर में, ठीक। तो देखिए इस फार्मूला को अगर आप याद कीजिएगा तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। और इसी फार्मूला से टॉर्क का 4 फार्मूला जो हमने पार्ट 2 में या थर्ड में लिखवाया है इसी से आता है, तो ये हमारा ओरिजिन वाला फार्मूला है, ठीक। तो इस हमारा, तो जब हम लोग I2 का वैल्यू और cos 2 का वैल्यू पुट करते हैं ना तो टॉर्क वहाँ पे तभी हम लोग का फार्मूला आ जाता है ये स्क्वायर वाला KE² जो वाला जो फार्मूला लिखा है R2S, ठीक ना। अच्छा लिख देते हैं आप। तो देखिए इंडक्शन मोटर का फार्मूला में आपको थ्री फेज वाला जो इंडक्शन मोटर है उसमें आपको दो चीज़ मतलब ये चीज़ याद रखना है
कि टॉर्क का फार्मूला ये होता है, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल आएगा जो आपको मतलब जो आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर का, यहीं से आता है, मतलब ई टू को ही वी टू बोलते हैं, ठीक ना। तो वी टू स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है और आर टू का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा रजिस्टेंस लगाएंगे रोटर सर्किट में उतना ज़्यादा हाई टॉर्क मिलता जाएगा। तो इसीलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मतलब हाई टॉर्क दे देता है, क्योंकि वहाँ पर रजिस्टेंस लगाने का सुविधा होता है। स्क्वायरल केज में हम लोग नहीं लगा पाते हैं रजिस्टेंस से, और उसका स्क्वायरल केज में वायर का यूज नहीं करते, इस कारण से करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो ई टू बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जिस कारण से क्या होता है ना, वहाँ पे हाई टॉर्क नहीं आ पाता है। तो ये सारा फॉर्मूला याद रखने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो 65 का हमारा आंसर हो गया बी। पावर फैक्टर क्या होता है, स्टार्टिंग में लो होता है और रनिंग टाइम में हाई होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे लोड बढ़ते जाता है तो फिर वो पावर फैक्टर घटता जाता है। तो लेकिन आपको याद रखना कि स्टार्टिंग में लो, रनिंग में हाई। उसके बाद 66 नंबर सवाल देखिए, आप पूछ रहा था वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड बाय। बोल रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाउंड कर मतलब प्राप्त करते हैं। तो 65 हमारा 66 का आंसर हो जाएगा। हम लोग जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब के बराबर वी टू अपन वी वन जो होता है ना, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ई टू अपन ई वन। तो 68 का हो जाएगा आंसर बी। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं इंडक्शन मोटर का, ठीक। 67 का सवाल देखिए, क्या पूछ रहा था, पावर स्केल डायग्राम द पावर स्केल ऑफ सर्किल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड फ्रॉम। तो देखिए पावर स्केल जो है, सर्किल डायग्राम जो हम आपको दिखाए थे अभी, नो लोड करंट होता है, ठीक ना, और ये सर्किल डायग्राम है। तो इसमें हम लोग का जो पावर स्केल होता है ना, तो पावर स्केल हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, वो सिर्फ हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 का सवाल देखिए, क्या पूछा, द शेप ऑफ द टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर इज। तो टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक जो इंडक्शन मोटर का होता है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे, स्टार्टिंग में स्क्वायरल केज का दिखा रहे हैं आपको, तो क्या होगा, ये पाराबोला मतलब देखिए जो छतों में डिस्क लगा होता है ना हम लोग के छत, तो हम लोग का देखिए पहले सवाल बता देते हैं आपको। जो टॉर्क स्लिप कर्व होता है इंडक्शन मोटर का ना, वो रेक्टेंगुलर पाराबोला होता है, ठीक। तो 68 का हो जाएगा हमारा आंसर सी। तो देखिए रेक्टेंगुलर पाराबोला, पाराबोला किसको कहते हैं, पाराबोला जो हमारे छतों में डिश लगा होता है, डिश टीवी, तो उसका आकार पाराबोला जैसा होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पाराबोला कहते हैं, और मैथमेटिकली आप देखिएगा तो इसको पाराबोला कहते हैं, ठीक। मतलब उतना नहीं, थोड़ा सा कर्व होगा, जो छतों में डिस्क लगा होता है उसका उसका जो साइज होता है वो पाराबोला जैसा होता है। तो हम लोग का जो टॉर्क स्लिप का डायग्राम जो आ रहा है वो भी रेक्टेंगुलर पाराबोला जैसा होता है, ठीक ना, क्योंकि देखिए उल्टा लगा हुआ है, तो रेक्टेंगुलर बनता है और पाराबोला हो जाता है। ये रेक्टेंगुलर आयत जैसा बनेगा और पाराबोला, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा 68 का सी। 69 का सवाल देखिए, आप पूछ रहा है ए चेंज ऑफ 4% ऑफ सप्लाई वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर विल प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर, या आप ई स्क्वायर ई टू स्क्वायर जो भी बोलिएगा। तो हम लोग ई टू वी टू ना बोल के हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे टॉर्क जो है सप्लाई वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, वी के। तो अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज में 4% का चेंजिंग करेंगे तो टॉर्क में 16% का चेंजिंग आएगा। तो हमारा वही आंसर हो जाएगा कि अगर हम लोग सप्लाई चेंजिंग ऑफ 4% सप्लाई वोल्टेज एंड इंडक्शन मोटर विल बी प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ रोटर टॉर्क। तो हमारा जो टॉर्क है वो 16% रोटर टॉर्क हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग 4% सप्लाई वोल्टेज में चेंज करेंगे तो 69 का आंसर हो जाएगा डी। 670 का सवाल देखिए, आपको ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग। बोल रहा है कि स्लिप रिंग कौन सा हो गया, चलिए देख लेते हैं। तो स्लिप रिंग कौन सा, ये वाला स्लिप रिंग होता है, ठीक ना, ये गियर बॉक्स है। तो स्लिप रिंग में हम लोग जितना ज़्यादा रजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस होता है और इंडक्शन मोटर में, और वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, अभी हम लोगों ने फार्मूला से जाना। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, तो रोटर का रेजिस्टेंस है ये। तो वही पूछ रहा है सवाल कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग अगर टॉर्क को कैसे इंक्रीज करेंगे, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब रोटर में लगाएंगे ना तो हम लोग का टॉर्क इंक्रीज होता जाएगा। तो 70 का हो जाएगा हमारा आंसर भी, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर, मतलब स्लिप रिंग कौन सा हो गया, जिसमें वायर लगा होता है वहाँ स्लिप रिंग का यूज होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं वाउंड टाइप रोटर, ठीक। और इसका चर्चा कितना बार किए हैं, तो अगर आप सारा सीरीज देख रहे हैं तो कितना आसानी से गर्दा उड़ा के आप बनाइएगा ना, तो बने रहिए चैनल के साथ, गर्दा उड़ने वाला है, इलेक्ट्रिकल का पापा बनने वाले हैं आप। तो अब 71 सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, 50 500 किलोवाट थ्री फेज
440 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसी इंडक्शन मोटर है जिस स्पीड 960 आरपीएम, ठीक। एनआर दिया हुआ 960 आरपीएम है। द मशीन हैज़ 6 पोल, पोल दिया हुआ 6 गो है, ठीक। द स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर विल बी, तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये हमारा स्लिप हो गया। और परसेंटेज स्लिप पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे। तो पहले हम लोग को पूछा है स्लिप, तो स्लिप निकालना है। परसेंटेज स्लिप पूछता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं स्लिप, ठीक ना। तो देखिए स्लिप तो एन एस हमारा क्या हो जाएगा, 120 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। और पोल कितना है हमारा 6, तो 6 20, तो एन एस आ गया हमारा 1000 आरपीएम। और हमारा एन आर कितना दिया हुआ, तो एस बराबर 1000, एन आर दिया हुआ 960, 1960 अपॉन एन एस, तो 40 अपॉन 1000 आ जाएगा। एस इजिकल टू आ जाएगा 40 अपॉन 1000, तो हमारा कितना होगा 0.04, ठीक स्लिप। तो आंसर हो गया हमारा, देखिए 71 का हो गया डी। अब 72 सवाल देखिए क्या पूछा, द कंप्लीट सर्किल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ डेटा फाउंड फ्रॉम। बोल रहा है कि हम लोग को सर्किल डायग्राम कम्प्लीटली फॉर्म करना है, तो हम लोग को क्या क्या डेटा चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, शॉर्ट सर्किट, हम लोग को ब्लॉक रोटर टेस्ट चाहिए, नो लोड टेस्ट चाहिए, स्टार्टर रेजिस्टेंस टेस्ट चाहिए। तो हमारा 72 का हो जाएगा, सब चाहिए, तीनों चीज़ चाहिए, ठीक। तो 72 का हो गया डी आंसर। 73 सवाल क्या पूछा, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर यूजुअली गिवन स्लाइटली स्क्यू। बोल रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, केज मतलब पिंजरा, पिंजरा मतलब तोता वाला पिंजरा, तोता वाला पिंजरा में ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड रिंग बोलते हैं, ठीक। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग उसको तिरछा तिरछा क्यों रखते हैं, पिंजरा चलिए देख लेते हैं। ये जो पिंजरा है तो इसमें जो स्लॉट लगा हुआ है इसको हम लोग तिरछा तिरछा क्यों रखें, देखिए इसमें भी है इसमें भी। तो हम लोग को स्क्वायर केज में पूछा है, तो इस हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, क्यों रखें, नॉइज ना हो और मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो, नॉइज को कम करने के लिए, और मैग्नेटिक लॉकिंग मतलब स्टार्टिंग में जब सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा तो रोटर घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं तो भाई हमारा काम ही था घुमाना, नहीं घूम रहा है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। तो इसलिए हम लोग रोटर को स्लो स्क्यू टाइप का रखते हैं, मतलब थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा रखते हैं, सीधा सीधा ना रख के, तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो आपका सवाल एक भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, एक भी छोड़ना नहीं है आपको, मतलब मोटर और जनरेटर में जितना भी वीडियो बनाए 2-3 बार देखिए, एग्जाम गर्दा उड़ा के आइएगा। कोई भी एग्जाम में बैठिए अगर नहीं निकलेगा और नहीं आप टच कर पाइएगा ना, जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। इसलिए आपको एकदम इलेक्ट्रिकल में धुआंधार बनना है, ठीक ना, सोचना नहीं है, सिर्फ बनाते जाना और वीडियो देखते रहना। तो 73 का सवाल क्या हो जाएगा कि टू रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर। देखिए सवाल कहीं से पूछ रहा है कुछ भी, मतलब इतना इजी सवाल बनता ही है कि आप सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर मेरा वीडियो सारा देख रहे हैं तो एकदम आसानी से बनने वाला। और आपको शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो कुछ हमको टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो देंगे ना तो उसके बाद आप गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो अभी जितना दे पा रहे हैं उतना कॉन्सेप्ट कम से कम आप एकदम जैसे भी हो याद करना है आपको, जैसे भी हो समझा तो रहे ही है। तो आपको एकदम गर्दा उड़ाना है, जॉब लेके हमको मैसेज करना है कि हाँ सर आपके वजह से जॉब हुआ, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा हमको। तो 74 सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, द टॉर्क ऑफ रोटर इन एन इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज मैक्सिमम। बोल रहा है कि देखिए हम लोग जब मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला बता रहे थे उस टाइम क्या बताए थे कि टॉर्क अगर मैक्सिमम करना है तो R2 का वैल्यू S इंटू एक्स टू करना होगा, तो हम लोग का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो और एक चीज़ और क्या बताए थे कि जब स्लीप, चलिए उसको नहीं यहीं पे चलते हैं। अब देखिए तो हमको पूछ रहा है कि बोल रहा कि द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, जब R2 के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा एट द वैल्यू ऑफ स्लिप विच मेक्स रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ पर फेज। तो बोल रहा है कि जिस स्लिप में रोटर रजिस्टेंस, ठीक, जिस स्लिप में रोटर रजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर होगा पर फेज, तो उस टाइम हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो आंसर हो जाएगा 74 का सी। 75 का सवाल देखिए क्या पूछा, व्हाट विल बी हैपन इफ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेटर रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर इज जीरो। बोल रहा है कि जब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड NS स्पीड से घूमता है, रोटर इसके पीछे पीछे घूमता है, स्लिप रहेगा तो ही इंडक्शन मोटर चलेगा, स्लिप नहीं है तो इंडक्शन मोटर नहीं चलेगा। स्लिप मतलब हो गया पीछे चलना, मतलब NS स्पीड से स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड NR स्पीड से चलेगा, तो दोनों के बीच जो गैप आएगा वो स्लिप होता है। तो स्लिप अगर इंडक्शन मोटर में नहीं है तो इंडक्शन मोटर स्टॉप हो जाएगा, मतलब ये स्लिप अगर जीरो हो गया ना तो NR NS के इक्वल हो जाता है। और जब दोनों इक्वल होगा तो रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव आएगा नहीं तो रोटर को कट करेगा नहीं, मतलब इसका जो रोटर है
तो रोटर को कट करेगा नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो फोर्स नहीं आएगा, फोर्स नहीं आएगा तो मोटर घूमेगा नहीं। इसलिए इंडक्शन मोटर को घुमाना है तो स्लिप बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पीछे चलाना होगा रोटर का मैग्नेटिक फील्ड को, थोड़ा तो पीछे रखना होगा, मतलब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए यहाँ थोड़ा डायग्राम से देखते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्टेटर लगा हुआ है और हम लोग रोटर कहाँ पे लगाते हैं। देखिए ये जो हमारा रोटर है, इस ये जो रोटर है, दोनों रोटर, ये रोटर और ये रोटर, इसको कहाँ भरते हैं, इसको हम लोग भरते हैं इसके बीच में, ठीक। तो हमारा क्या होता है, इसमें जब सप्लाई देंगे हम लोग तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। रोटर यहाँ पे प्लेस्ड रहता है तो रोटर में प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा तो रोटर का मतलब रोटर का कंडक्टर को कट करेगा तो इसमें भी थोड़ा सा ईएमएफ प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना चालू होगा, क्योंकि किसी भी वायर से जब भी करंट फ्लो होता है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये मान लीजिए ये रोटर का मैग्नेटिक फील्ड एन एस स्पीड से सॉरी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड एन एस स्पीड से घूम रहा है। अब रोटर में कट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, करंट फ्लो होना चालू हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड आया। अब क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी एन एस स्पीड से घूमना चाहेगा, क्योंकि वो हर एक जो भी मतलब जो जिससे पैदा होता है ना उस कॉज ऑफ जनरेशन का अपोज करता है, मतलब बाप बेटा का अपोज करता है हमेशा। तो उसी तरह एन एस से ही एन आर आया था, तो एन आर क्या चाहता है कि इसको मार दें, और इसको मारने के चक्कर में पीछे पीछे दौड़ता रहता है। और इंसान इतना मतलब चालाक इंसान, मतलब इंसान कितना, देखिए इंसान क्या करता है, इसी का फ़ायदा उठा लेता है कि मतलब मोटर तो मतलब मोटर सोच रहा है कि हम एनएस को मारने जा रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में घूमता है और इंसान उसका आउटपुट पे यूज कर लेता है, मतलब यूज कर लेता है, उसका फ़ायदा उठा लेता है, ठीक ना। तो इसी से मोटर घूमने लगता है। लेकिन कभी भी एनआर जो है एनएस के बराबर नहीं हो पाता है। मतलब वो तो चाहता है कि एनएस के बराबर हो जाए, बाप के बराबर हो जाए, लेकिन बाप के बराबर कभी हो नहीं पाता है, और नहीं हो पाता इस कारण से मोटर घूमता है। अगर हो जाएगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक। तो वही सवाल पूछ रहा है कि रिलेटिव फ्लक्स रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ द स्टेटर एंड रोटर जीरो। हाँ, रिलेटिव स्पीड अगर रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स के बीच अगर जीरो हो जाए तो कोई फ्लक्स कट होगा ही नहीं रोटर में, तो रोटर घूमेगा ही नहीं, ठीक। तो हमारा हो जाएगा रोटर विल बी नॉट रन, और आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया 75 का बी। अब 76 सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। द सर्किल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन। जो सर्किल डायग्राम थे, देखिए सर्किल डायग्राम का बार बार जिक्र हो रहा है, सोच रहे हैं इसको एक बार आप लोग अच्छा से पढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। सर्किल डायग्राम से हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, आउटपुट, सब चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी के लिए सर्किल डायग्राम का यूज नहीं करते। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए। 77 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर इज यूज टू फाइंड आउट। जो ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो 77 का आंसर हो जाएगा हमारा, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, उसके द्वारा हम लोग लीकेज रिएक्टेंस, पावर फैक्टर। देखिए हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट से ना लीकेज रिएक्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट अंडर रेटेड वोल्टेज ये भी फाइंड आउट करेंगे। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, सारा चीज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, और क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट अंडर लोड मतलब रेटेड कंडीशन में शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, मतलब फुल लोड जब हम लोग जितना रेटिंग का मशीन है वो उतना रेटिंग में जब मशीन को चलाएंगे तो उस टाइम करंट क्या होगा। अब देखिए 78 सवाल क्या पूछ रहे हैं, लुब्रिकेंट यूज फॉर बॉल बेरिंग यूजुअली। तो बॉल बेरिंग में हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में क्या यूज करते हैं, ग्रीस व्रीस जो बोलते हैं ना, मतलब किसी भी चीज़ को फ्रिक्वेंटली मूव करवाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी हम लोग मोबिल ग्रीस डालते हैं। तो उसी तरह लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग क्या बॉल बेरिंग में क्या यूज करते हैं, ग्रीस का। तो हमारा 78 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए कहाँ पे लगा रहा था बॉल बेरिंग, देखिए ये जो फ्रेम है, जब हम यहाँ पे रोटर को डाल देंगे तो रोटर का शाफ्ट बाहर आएगा। अब ये जो हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम से और रोटर का शाफ्ट में एक बेरिंग लगा के रखते हैं ताकि फ्रेम को टच ना करे और रोटर का शाफ्ट इजीली घूम सके। तो यहीं पे हम लोग बॉल बेरिंग लगाते हैं, ठीक। अब 79 नंबर सवाल है क्या पूछ रहे हैं, इन इंडक्शन मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड व्हेन। बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर जब सिंक्रोनस स्पीड से रन करने लगेगा, बोल रहा है कि एन इंडक्शन मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड। बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर क्या सिंक्रोनस स्पीड में रन कर सकता है, तो कब कर सकता है। तो देखिए इंडक्शन मोटर क्या सिंक्रोनस स्पीड से रन कर सकता है, तो कब कर सकता है। तो इंडक्शन मोटर को अगर हम लोग को सिंक्रोनस मोटर में कन्वर्ट करना है तो करना है ना, तो इंडक्शन मोटर को पहले घुमा देंगे, वो एन आर स्पीड से उसका रोटर घूमेगा, स्टेटर एन एस स्पीड से घूमेगा। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि रोटर एन एस स्पीड से घूमने लगता है। तो कैसे देखिए, तो जैसे ही एन आर स्पीड से घूमेगा इंडक्शन मोटर की तरह काम कर रहा है,
अगर हम लोग रोटर का सर्किट में अगर ईएमएफ इंजेक्ट करा देना बाहर से, मतलब बैटरी लगा के उसमें रोटर का सर्किट से बैटरी लगाएंगे और रोटर का सर्किट में डाल देंगे, तो रोटर का कंडक्टर से जब करंट ईएमएफ इंजेक्ट होगा ना, तो वो एनएस मतलब मूव कर जाएगा, थोड़ा सा जो स्लिप था ना, स्लिप को पास करके चला जाएगा एनएस स्पीड में। आप बोलिएगा कि एनएस स्पीड में तो इंडक्शन मोटर घूमना बंद हो जाता था, लेकिन हम लोग यहाँ इंडक्शन मोटर स्पीड एनएस स्पीड में पहुँचने से इसलिए घूमना बंद कर देता था क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट उसमें नहीं करवाते हैं। और एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट नहीं करवाने के बावजूद भी अगर एनएस स्पीड इंडक्शन मोटर प्राप्त कर लेता है तो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इंडक्शन मोटर में बाहर से रोटर सर्किट में ईएमएफ लगा देंगे, कोई बैटरी वैटरी लगा के ईएमएफ डालेंगे, तो वो सिंक्रोनस मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब हम लोग ईएमएफ डालेंगे तबे बनेगा, तब फिर वो स्टॉप नहीं होगा क्योंकि बाहर से उसको सप्लाई मिल रहा है, ठीक। तो वो एनएस स्पीड से घूमना चालू कर देगा, इंडक्शन मोटर फिर सिंक्रोनस करना लगेगा, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईएमएफ इंजेक्ट इन द रोटर सर्किट, 79 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 80 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, विच मोटर इज प्रीफर फॉर यूज इन माइन वेयर एक्सप्लोसिव गैसेस एग्जिस्ट। जो माइन कोयला वगैरह का माइन होता है, या मान लीजिए लोहा निकल रहा है, कहीं भी माइन हो रहा है, मतलब जहाँ से खुदाई वाला काम होता है वहाँ पे क्या होता है, गैसेस निकलता है, तो वो एक्सप्लोसिव होता है। मतलब अगर सर्किट वगैरह में शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो आग प्रोड्यूस होता है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में आप बहुत सारा देखिएगा चिंगारी आते रहता है, तो इसीलिए हम लोग उस जगह में कौन सा मोटर प्रीफर करेंगे, वहाँ पे हम लोग एयर मोटर का प्रीफर करते हैं। क्योंकि बाकी मोटर प्रीफर करेंगे तो किसी तरह से हम लोग को वहाँ पे 3 फेज सप्लाई ले जाना होगा, बैटरी ले जाना होगा, तो किसी तरह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, चिंगारी आ गया ना, तो आग लग सकता है, तो पूरा माइन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे एयर मोटर का यूज करते हैं। तो 80 का आंसर हो जाएगा ए। 81 सवाल क्या पूछ रहा था, टॉर्क डेवलप इन 3 फेज इंडक्शन मोटर लीस्ट डिपेंड ऑन। होता है जो इंडक्शन मोटर में टॉर्क डेवलप होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो हमने आपको बता दिया है। तो सवाल बोल रहा है कि जो टॉर्क डेवलप होता है ये मैं क्या बोलते हैं इंडक्शन मोटर में, वो सबसे कम किस पे डिपेंड होता है, रोटर करंट में, रोटर पावर फैक्टर में, रोटर ईएमएफ में, या शाफ्ट का डायामीटर में। तो देखिए ये फार्मूला कहाँ जहाँ से आया, ये रनिंग कंडीशन का फार्मूला है, तो ये फार्मूला हम लोग का कहाँ से आता है, E2I2 cos φ, जो हमने अभी आपको लिखवाया था। तो इसमें क्या होता है, देखिए रोटर करंट पर तो डिपेंड करेगा, ईएमएफ पे भी डिपेंड करेगा और cos φ पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन शाफ्ट का डायामीटर पे तो डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 81 का डी, कि लीस्ट डिपेंड किस में, डायामीटर में, शाफ्ट का डायामीटर में। 82 सवाल देखिए क्या पूछा, इन एन इंडक्शन मोटर इफ़ एयर गैप इज इंक्रीज। तो हम लोगों ने बताया था पहले ही, इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप, यहाँ पे रोटर डालेंगे तो रोटर का जो, रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप है ना, ये जितना कम होगा उतना क्या बोलते हैं हम लोग का क्या होगा, तो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा पावर फैक्टर होगा, जितना ज़्यादा गैप आएगा, यहाँ गैप जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे पावर फैक्टर लो होता जाएगा। तो हमारा सवाल पूछा है वही, कि अगर इंडक्शन मोटर में हम लोग गैप को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर लो हो जाएगा। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए। अब 83 सवाल क्या पूछ रहा है, एन इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा स्लिप का फॉर्मूला क्या था, ये वाला हो जाएगा बी। 83 का हो जाएगा बी। स्लिप का फॉर्मूला क्या था, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो स्लिप का फॉर्मूला ये होता है, हम लोगों ने चर्चा भी किया, तो आंसर हो जाएगा 83 का बी। 84 सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन R2 इन द is the rotor resistance, X2 is the rotor reactance at the supply frequency, and S is the slip, then the condition for maximum torque under running condition। तो क्या बोलते हैं, R2 दिया हुआ है, X2 दिया हुआ और स्लिप दिया हुआ, तो अंडर रनिंग कंडीशन जब मैक्सिमम टॉर्क हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क तभी फाइंड आउट होगा जब R2 S X2 के बराबर होगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी देखिए, R2 = S X2 है। तो हमारा 84 का आंसर हो जाएगा सी। 85 सवाल देखिए क्या पूछा, इन केस ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज है। तो इनर केज में क्या होता है, जो हमारा इनर केज होता है डबल केज वाला इंडक्शन मोटर, चलिए फिगर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये वाला डायग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था, और जब हम लोग स्ट्रिप के रूप में हम लोग का जो स्टेट हम लोग का जो रोटर बनता है ना, तो ये सारा स्ट्रिप जो है 30-40 गो स्ट्रिप एक दूसरे के पीछे लगा रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लंबाई, फिर वो रोटर का फॉर्म ले लेता है, ठीक। तो बोल रहा है कि इनर केज का हमारा सवाल क्या था, देख लेते हैं। तो सवाल में पूछा है कि इनर केज का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में। तो इनर केज का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या होता है, देखिए ये हमारा है,
तो हमारा देखिए ये हो गया हमारा आउटर केज, इसको इनर केज बोलते हैं, या इसको अपर बोल सकते हैं, इसको लोअर बोल सकते हैं। तो जो इनर केज होता है उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। तो एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो अपॉन एल अपॉन ए। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए इसका एरिया ज़्यादा है, अब एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो इनर केज देखिए ये दो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं इनर केज, इसको बोलते हैं आउटर केज। तो यहाँ भी कट रहता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए वहाँ पे डॉट यहाँ लाइन दे दिया है, लेकिन ये भी खाली पोर्शन रहता है, ठीक। तो इनर केज का क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, हाई रिएक्टेंस होता है, आपको याद रखना। तो हमारा इनर केज का क्या हो जाएगा, हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस। तो 85 का आंसर हो जाएगा ए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ट्रिपल ई बैंक को शेयर करें, और इलेक्ट्रिकल में धुआंधार सवाल बनाएं, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग।